चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। दोस्तों एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा था कि पूरी दुनिया जिस चीज को कूड़ेदान में फेंक चुकी है, हमारे देश में उसी चीज को सराखों पर बिठा करके रखा जा रहा है? जी हां, बात हो रही है ईवीएम की। वही ईवीएम जिस पर पिछले कई सालों से सवाल खड़े हो रहे हैं, वही ईवीएम जिसको लेकर के विपक्ष के नेता कभी हल्ला मचाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, कभी जीत जाते हैं तो मशीन अच्छी लगने लगती है, कभी हार जाते हैं तो मशीन में गड़बड़ी लगने लगती है। लेकिन अब एक नई हवा चली है। अब ईवीएम को हटाने का खुला ऐलान हो चुका है और यह ऐलान किया है चंद्रशेखर आजाद ने। धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले के बाद अब सीधे सीधे मशीन पर निशाना साधा गया और कहा गया है कि जब तक ईवीएम है तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। और रही बात जो साथी को लिख रहे ईवीएम, उनको लेके हम लोग तैयार हैं। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और नौजवानों को उनका हक अधिकार भी दिलाएंगे। अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था भी लागू कराएंगे, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा भी करेंगे, उनको सुरक्षित भी करेंगे, उनको शक्ति भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। दोस्तों बात सीधी है। अगर वोट देने वाले को यही नहीं पता कि उसका वोट आखिर गया कहां, तो फिर वोट देने का मतलब क्या रह गया? आप बटन दबाते हैं, हरी बत्ती जलती है, एक विप की आवाज आती है और बस। इसके बाद क्या होता है? कहां जाता है वोट? किसके खाते में जुड़ता है? यह सब एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। और जब आप इस पहेली का जवाब मांगते हैं तो सामने से जवाब मिलता है कि भाई मशीन पर भरोसा रखो। अब भरोसे की बात है ना, तो भरोसा तो पड़ोसी पर भी रखा जाता है, लेकिन ताला फिर भी लगा करके रखते हैं। यही हाल आज देश के मतदाता का है। भरोसा भी रखना है और सवाल भी नहीं पूछना है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने कसम खा ली है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे और नौजवानों को उसका हक भी दिलाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अच्छी चिकित्सा दिलाएंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे और उन्हें ताकत देंगे। यानी एक ही तीर से कई निशाने साधने का इरादा है। लेकिन दोस्तों असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या अकेले चंद्रशेखर आजाद ईवीएम को हटा पाएंगे? क्योंकि ईवीएम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई एक नेता जाकर के उठा करके बाहर फेंक दे। ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है और इस तंत्र को हिलाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए। और वो ताकत तभी बनेगी जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सामने आए। लेकिन विपक्ष का हाल यह है कि हर नेता अपनी अपनी दुकान चला रहा है। कोई कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, कोई कह रहा है बैलेट लाओ, कोई कह रहा है वीवीपैट बढ़ाओ, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के बोल रहे हैं। कोई मंच पर एक साथ नहीं आ रहा है। वीएसपी चीफ मायावती जी कहती रही कि ईवीएम हटाओ, अखिलेश यादव कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, राहुल गांधी भी कई बार यही बात दोहरा चुके हैं, ममता बनर्जी भी बोलती हैं, स्टालिन भी बोलते हैं, केजरीवाल भी कभी कभी बोल जाते हैं। लेकिन ये सब बोलते ऐसे हैं जैसे मोहल्ले में सब अपनी अपनी बालकनी से चिल्ला रहे हैं। कोई सड़क पर उतर करके एक साथ खड़ा नहीं होता। और यही वजह है कि आज तक ईवीएम का मुद्दा वहीं का वहीं अटका पड़ा है। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी मैदान में उतरने का इशारा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सर्वे करवाया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या ईवीएम हटनी चाहिए। और दोस्तों नतीजा चौंकाने वाला था। 95% लोगों ने कहा ईवीएम हटनी चाहिए, सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि नहीं हटनी चाहिए। अब ये 5% लोग कौन हैं? ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता। इनमें से आधे तो शायद सर्वे गलती से क्लिक कर बैठे होंगे और बाकी आधे वो हैं जिनकी रोजी रोटी इसी मशीन से जुड़ी हुई है। खैर जो भी हो, अभिजीत दीपके का कहना है कि वो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जो सरकार पर दबाव डालेगा। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही। दोस्तों बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने तो अपना रुख बहुत पहले साफ कर दिया है। ज्ञानेश कुमार ने कह दिया है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा, कोई अगर मगर नहीं है इसमें। बैलेट पेपर की बात करो तो जवाब मिलता है कि भाई
इसमें तो महीने लग जाएंगे, गिनती में समय लगेगा, पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। यानी सुनकर के लगता है जैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर देश ही रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि जब उपचुनाव होते हैं तो नतीजे 10-12 घंटे में आ जाते हैं। बांकीपुर हो या दतिया हो, सुबह गिनती शुरू होती है और शाम तक नतीजा आ जाता है। तो जब उपचुनाव के नतीजे इतनी जल्दी आ सकते हैं तो बैलेट पेपर से भी तो नतीजे आ ही सकते हैं, बस थोड़ा सा और वक्त लगेगा। लेकिन वक्त की कमी की बात करने वाले ये भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव खुद ही महीनों तक चलता है। 7 चरण होते हैं, कहीं अप्रैल में वोटिंग होती है तो कहीं जून में। तो जब चुनाव खुद इतना लंबा चलता है तो गिनती में 1-2 दिन ज्यादा लग गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग को मशीन से ही मोहब्बत है और यह मोहब्बत ऐसी है कि कोई तोड़ नहीं सकता। जब भी कोई मशीन पर सवाल उठाता है आयोग तिलमिला जाता है, जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछने वाले पर ही नाराज हो जाता है। दोस्तों पूरी दुनिया की बात करें तो जर्मनी में ईवीएम बैन है, नीदरलैंड में बैन है, आयरलैंड ने अरबों रुपए खर्च करके मशीनें खरीदी थी और फिर उन्हें कबाड़ में डाल दिया। अमेरिका में भी बहुत सारे राज्य बैलेट पेपर की तरफ लौट चुके हैं। जापान बैलेट से चुनाव कराता है, ब्रिटेन बैलेट से चुनाव कराता है, फ्रांस बैलेट से चुनाव कराता है। यानी जो बड़े बड़े लोकतंत्र हैं, जो अपने आप को असली लोकतंत्र कहते हैं, वो सब बैलेट पेपर पर आ चुके हैं। और हम कहां खड़े हैं? हम अभी भी मशीन को गले लगा करके बैठे हुए हैं और ऊपर से दावा भी करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। सबसे बड़े हैं ये तो ठीक है, लेकिन सबसे भरोसेमंद भी हैं क्या? ये सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कई याचिकाएं लगाई गई हैं। कई लोगों ने अपनी अर्जी दी है कि इस मशीन की जांच होनी चाहिए, इसकी विश्वसनीयता पर विचार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो याचिकाएं ऐसी जगह पड़ी है जहां धूल की मोटी परत जम चुकी है, साफ करने वाला कोई नहीं है। किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने आज तक इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। सुनाई की तारीख मिली, फिर टाल दी जाती है, फिर मिलती है, फिर टाल दी जाती है। यानी एक तरह की लुका छिपी चल रही है और जनता बस देख रही है कि हो क्या रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। दोस्तों याद कीजिए वो दिन जब बीजेपी विपक्ष में थी। उस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे, किताबें लिखी गई थी, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, मशीन को हैक करके दिखाया गया था, कहा गया था कि ये मशीन भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन आज वही बीजेपी सत्ता में है और मशीन पर पूरा भरोसा है। अब मशीन में कोई खराबी नहीं दिखती, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ पारदर्शी है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों। विपक्ष में रहते हुए हर पार्टी को बैलेट अच्छा लगता है और सत्ता में आते ही मशीन अच्छा लगने लगता है। यह चरित्र सिर्फ बीजेपी का नहीं है, यह भारत की हर पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तब उसे मशीन अच्छी लगती थी और आज विपक्ष में है तो बैलेट की याद आ रही है। यही खेल है, यही सिस्टम है। दोस्तों एक और दिलचस्प बात बताता हूं, आपने गौर किया होगा कि सत्ताधारी पार्टी बड़े चुनाव नहीं हारती। लोकसभा हो या विधानसभा, जहां असली सत्ता की चाबी होती है वहां मशीन का जादू कमाल दिखाता है। लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी अक्सर हार जाती है। अब ये देख करके लगता है कि वाह क्या निष्पक्ष व्यवस्था है, हार जीत होती रहती है। लेकिन जानकार लोग एक अलग तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि उपचुनाव में हार जीत जानबूझकर होने दी जाती है ताकि ये संदेश जाए कि देखो मशीन तो निष्पक्ष है, हारने वाले भी जीतते हैं। यानी छोटे मछली छोड़ दो, बड़ी मछली पकड़ लो। ये एक तरह का लॉलीपॉप है जो विपक्ष को थमा दिया जाता है और वो खुशी से चूमता रहता है, चूसता रहता है। और जब कोई विपक्षी पार्टी उपचुनाव जीत जाती है तो वो ईवीएम पर बोलना बंद कर देती है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पार्टी ने जीत दर्ज की, दतिया में कांग्रेस के घनश्याम जी जीते। अब जीत के बाद ईवीएम का मुद्दा कहां गया, ये पूछने वाला कोई नहीं है। और यहीं पर बड़ा सवाल उठता है, प्रशांत किशोर जी अब क्या करेंगे? क्या वो ईवीएम पर बोलेंगे या फिर वो भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जहां जीतने के बाद मशीन अच्छी लगने लगती है? प्रशांत किशोर जी को अपना रुख साफ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि आप मशीन के साथ हैं या बैलेट पेपर के साथ हैं। क्योंकि दोस्तों जब हार होती है तो मशीन याद आती है और जब जीत होती है तो मशीन को गुड बाय कह दिया जाता है। यह दोहरा चरित्र अब जनता को समझ में आ चुका है। अब जनता पूछ रही है कि भाई अगर मशीन गलत है तो हमेशा गलत है, अगर सही है तो हमेशा सही है। ये हार जीत के हिसाब से बदलने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जनता का जो भरोसा है वो अब हिल चुका है। पहले लोग सोचते थे कि चलो अगर मेरी पार्टी नहीं जीती तो कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएगी। लेकिन अब लोग सोचने लगे हैं कि क्या अगली बार भी जीतने का कोई मतलब है? क्योंकि जब मशीन ही तय करेगी कि कौन जीतेगा तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा?
ये सोच बहुत खतरनाक है दोस्तों। जब जनता को अपने वोट पर भरोसा नहीं रहता तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है, और खोखला लोकतंत्र कब गिर जाए कोई नहीं जानता। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। ये हर उस आदमी का मुद्दा है जो वोट देने जाता है, चाहे वो बीजेपी को वोट दे, चाहे वो कांग्रेस को दे, चाहे सपा को दे, चाहे बसपा को दे। हर आदमी का ये हक है कि उसे पता चले कि उसका वोट सही जगह पहुंचा है या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं आंदोलन की। चंद्रशेखर आजाद ने बिगुल फूंक दिया है, अभिजीत दिपके ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। मुंबई में लोग आए, बंगाल में लोग आए, चेन्नई में लोग आए, दिल्ली में लोग आए, यानी देश भर से एक हवा चलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस हवा को तूफान बनाने के लिए जो हवा और चाहिए वो अभी नहीं आ रही है, और वो हवा आएगी विपक्ष की तरफ से। अगर विपक्ष के सारे बड़े नेता एक साथ आ जाएं, एक मंच पर खड़े हो जाएं और कहें कि हम एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हर नेता अपनी अपनी गाड़ी में बैठ करके अपनी अपनी दिशा में जाता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले में देखिए क्या हुआ। जंतर मंतर पर जो लोग इकट्ठा हुए, जब दबाव बढ़ा तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक हो गया। यानी अगर दबाव बनाया जाए तो सरकार भी झुकती है, मंत्री भी हटते हैं, तो फिर ईवीएम पर दबाव क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बस मन बनाने की देर है। दोस्तों अब सवाल आता है, क्या ईवीएम वाकई हट पाएगी? मेरा अपना मानना है कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, जब तक हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले से आवाज नहीं उठेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार अपनी जगह पर बैठी रहेगी, चुनाव आयोग अपनी जगह पर बैठा रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका धूल फांकती रहेगी। लेकिन अगर आंदोलन सही दिशा में बढ़ा, अगर विपक्ष ने अपना अहंकार एक तरफ रख करके हाथ मिला लिया, तो शायद कुछ भी बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब जनता एकजुट हुई है, तब तब बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे जीपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, जनता ने जब ठान लिया तो सरकारें झुकी है। लेकिन दोस्तों एक कड़वी बात भी बता दूं आप लोगों को, हमारे देश के विपक्षी नेताओं का इतिहास ऐसा है कि वो एकजुट होने के नाम पर पहले 5 बैठकें करते हैं, फिर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर एक फोटो सेशन करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। असली काम कुछ नहीं होता, बस दिखावा होता है। और यही वजह है कि जनता का भरोसा विपक्ष से भी उठता जा रहा है। जनता सोचती है कि अगर विपक्ष ही खुद ही गंभीर नहीं है तो हम क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं की सेटिंग सत्ताधारी पार्टी से है। कुछ कहते हैं कि विपक्ष जानबूझ करके मुद्दा नहीं उठाता क्योंकि उन्हें भी सत्ता का लॉलीपॉप मिलता रहता है। कहीं ना कहीं कोई राज्य, कहीं ना कहीं कोई सीट, कहीं ना कहीं कोई पद, बस थमा दो और मुंह बंद कर दो। ये जो पूरा खेल है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि वो लड़ेंगे, अभिजीत दिपके ने कहा है कि वो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अकेले चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर लेंगे? अकेले अभिजीत दिपके क्या कर लेंगे? इन्हें साथ चाहिए, इन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों का साथ चाहिए, इन्हें उन नेताओं का साथ चाहिए जिनके पास ज़मीनी संगठन है, जिनके पास कार्यकर्ता है, जिनके पास संसाधन है। तभी ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। दोस्तों एक बात और, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मशीन बदलने से क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार तो वैसे ही रहेगा, नेता तो वैसे ही रहेंगे, सिस्टम तो वैसे का वैसा रहेगा। बात सही है, सब कुछ एक झटके में नहीं बदलेगा, लेकिन ये पहला कदम है। अगर आपका वोट सही जगह पहुंचेगा तो आपको वो सरकार मिलेगी जिसे आप चुनना चाहते हैं, और अगर वो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो आप उसे हटा सकेंगे। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपको बस 5 साल में एक बार बटन दबाने का हक है। लोकतंत्र का मतलब है आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपके वोट की कीमत हो, आपकी पसंद का सम्मान हो, और ये सब तभी होगा जब सिस्टम भरोसेमंद होगा। बहरहाल दोस्तों बात यही खत्म करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो अकेले कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। क्या विपक्ष एकजुट होगा ये भी देखने वाली बात है। क्या जनता सड़क पर उतरेगी ये भी देखने वाली बात है। और क्या सरकार झुकेगी ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक ये सवाल उठते रहेंगे तब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा, और जो मुद्दा जिंदा रहेगा वो एक न एक दिन अपना जवाब ढूंढ ही लेता है। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश से ईवीएम कभी हट पाएगी? क्या बैलेट पेपर की वापसी हो पाएगी? क्या विपक्ष कभी इस मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर आएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी बयानबाजी करके सब चुप हो जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ये लड़ाई लड़ पाएंगे, या फिर उन्हें भी थका करके बैठा दिया जाएगा? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक नेता का नहीं है, ये मुद्दा आपका है, मेरा है, हम सबका है। क्योंकि जिस दिन हमारे वोट पर हमारा भरोसा खत्म हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र भी नाम का ही रह जाएगा, और वो दिन आने से पहले हमें जागना होगा, बोलना होगा, सवाल पूछना होगा। यही असली लोकतंत्र है और यही असली देशभक्ति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।